हेलो दोस्तों वे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने सफ़र शुरू किया था क्लास 12th मैथ्स की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, उसी को इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं वर्ष 2024 में पूछे गए चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध तथा फलन के सभी 7 सेट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था। इस वीडियो लेक्चर में वर्ष 2023 में यूपी बोर्ड के सभी 7 सेट्स में पूछे गए चैप्टर 1 के क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स ही अच्छी तैयारी का एक जरिया होते हैं। जब तक आप किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं लगाते हैं तब तक आपकी तैयारी धार नहीं पकड़ पाती है, अर्थात आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही हम अपने जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं उसकी औकात का पता लगाते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से और किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो ये हमने कुछ जाना था इससे प्रीवियस लेक्चर में। उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और आई बटन में डाल रहा हूं और एंड स्क्रीन पर भी आपको वो दिख जाएगा वीडियो समाप्त होते समय। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज शुरू करते हैं 2023 में पूछे गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संबंध तथा फलन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें कहा गया है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। कहा गया है यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रम से m तथा n है तो a से b में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो कुल संबंधों की संख्या 2 की घात वो उतना ही होता है जितनी a क्रॉस b में एलिमेंट होते हैं, अर्थात जितने a से b में उप समुच्चय हो सकते, a और b के उप समुच्चय हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a के अवयव हैं m और b के अवयव हैं n। तो a क्रॉस b में m गुणा n अवयव होंगे या नहीं होंगे। अब m गुणा n को अगर हम 2 की घात चढ़ा दें तो आंसर निकल कर आता है, संबंधों की संख्या निकल कर आती है। तो ऐसा हमें ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है 2 की घात mn, तो यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें हमें 2 सेट दिए हुए हैं a और b और निम्न 4 स्थितियां दी हुई हैं। चारों में से पूछा है कि इनमें से फलन कौन सा होगा। तो पहले इन चारों स्थितियों के लिए मैं आपको एरो डायग्राम बनाकर फिर समझाता हूँ। एरो डायग्राम बनाकर समझाने से ये एकदम समझ आ जाएगा आपके। तो ये सेट ए है 1 2 3, ये सेट बी है 2 3 4। ठीक है, अब जो फर्स्ट सिचुएशन है इसकी उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 1 का ही रिलेशन 3 के साथ है, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ तो हो गया, और 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 3 के साथ। ठीक है, अभी पहले मैं इनका एरो डायग्राम खींच देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि कैसे पता लगता है कि कोई फलन है या नहीं है। ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन, ये थर्ड सिचुएशन और ये फोर्थ सिचुएशन। यहाँ अगर हम देखें, एक एलिमेंट से 2 तीर के चिन्ह निकल कर गए हैं। जब एक ही एलिमेंट से 2 तीर के चिन्ह कोडोमेन में जाए तो वो केवल संबंध होता है, फलन नहीं होता। फलन होने के लिए हर एक एलिमेंट से एक ही बार तीर का चिन्ह निकलना चाहिए। तो ये फलन तो नहीं है, फलन नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां जो डोमेन है उसका एक अवयव ऐसा है जिससे तीर का चिन्ह उधर गया ही नहीं।
अगर ऐसा हो जाए कि जो डोमेन है अर्थात जो पहला सेट है उससे कोई एलिमेंट छूट जाए जिसके तीर का चिन्ह उधर जाए ही नहीं, वो भी संबंध होता है, फलन नहीं होता। ये भी फलन नहीं है। ठीक है, अब इसको देखें। इसमें एक 3 के साथ कनेक्ट है, 2 के साथ कनेक्ट है, 3 के साथ कनेक्ट है। हर एक अवयव एक ही किसी ना किसी अवयव के साथ कनेक्ट है, यानी हर एक अवयव से एक ही बार तीर का चिन्ह निकलकर कोडोमेन में गया है। भले ही इसका कोई एलिमेंट छूट जाए उसके बाद भी ये फलन होता है, तो ये फलन है। और यहां हम देखें तो ये जो एलिमेंट 3 है इससे 2 तीर के चिन्ह निकल कर गए हैं। जिससे 2 तीर निकले उसको हम कहते हैं कि वो फलन नहीं होता, केवल संबंध होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मापांक फलन f सच दैट r टू r स्टार fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x फलन के द्वारा प्रदत्त है, वह क्या होगा। ये जो कल वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध करवाया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इसको मैंने देखने की, इसका आंसर देखने की शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से उसको दोहराता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए मैपिंग क्या है। मैपिंग है r टू r, यानी इसमें सभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स सभी होते हैं। ठीक है, यहाँ r के ऊपर स्टार लगाया है, लेकिन क्वेश्चन में इसके लिए कुछ विशेष नहीं बताया गया है। अब ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है मॉडुलस फंक्शन है। इस मॉडुलस फंक्शन में किसी भी नेगेटिव वैल्यू को डालो तो पॉजिटिव वैल्यू निकलकर सामने आता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, कोई एलिमेंट नेगेटिव डालेंगे, जैसे उदाहरण के लिए -1 डाला हमने इसमें, तो हमें बदले में +1 मिलेगा। और अगर मैं इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालूँ 1 तो भी बदले में 1 मिलेगा। तो यहाँ 2 अलग अलग अवयवों की कोडोमेन में एक समान इमेज हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एकैकी नहीं हो सकता। एकैकी नहीं हो सकता। साथ ही साथ जब हम इसका एरो डायग्राम खींचेंगे और एरो डायग्राम में हम देखेंगे कि जो माइनस वाली संख्याएं इधर डोमेन में देखेंगे, इधर डोमेन में जब हम एरो डायग्राम को खींचते जाएंगे तो ऊपर जो माइनस वाले नंबर है -2, -1, 0, ये सभी बच जाएंगे, क्योंकि इन पर कोई तीर का चिन्ह आकर नहीं लगेगा। मॉडुलस के कारण सारी संख्याएं प्लस हो जाएंगी, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं होगा। तो ये बहु एकैकी है और साथ ही अनाच्छादक है, अर्थात आच्छादक नहीं है। और ऐसा हमें ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है तथा R इक्वल्स टू L1 L2 L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो L में यह संबंध R इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए उचित रहेगा, ये हमें पता लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें जो रिलेशन दिया गया है R इक्वल्स टू L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। हमें ये दिया गया है रिलेशन। ठीक है, हमें पता लगाना है सबसे पहले कि ये स्वतुल्य है या फिर नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हमें एक एलिमेंट की आवश्यकता होगी। स्वतुल्य पता लगाने के लिए एक रेखा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैं एक रेखा L1 ले लेता हूँ जो सेट L से ली गई है। ठीक है, अब चूंकि L1 पर लंब नहीं हो सकती, कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर तो हो सकती है, लेकिन स्वयं पर लंब कभी नहीं हो सकती। तो L1 पर लंब नहीं हो सकती। अगर ऐसी बात है तो हम कहेंगे L1 जैसे क्रमित युग्म रिलेशन R में बिलोंग्स नहीं कर सकते। अगर ये रिलेशन R में बिलोंग्स नहीं कर सकते तो इम्प्लाइज दैट जो R है वो स्वतुल्य नहीं हो सकता। स्वतुल्य नहीं। सममित देखिए, सममित तो ये बड़ी आसानी से हो रहा है। इसके लिए 2 रेखाओं की आवश्यकता होगी
जो सेट L से ली गई हैं तथा साथ ही साथ इनका क्रमित युग्म R में बिलोंग्स किया हुआ मान लिया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम कहेंगे L1 L2 पर लंब है, पहली रेखा दूसरी पर लंब है तो दूसरी भी तो पहली पर लंब होगी। सपोज दैट यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बनाऊँ मैं, ये L1 है, ये L2 है, मैं कह रहा हूँ L1 L2 पर लंब है, तो बदले में L2 भी तो L1 पर लंब है, तो इम्प्लाइज दैट L2 L1 पर लंब है। और जब ये रिलेशन उल्टा सीधा दोनों तरीके से प्रूव हो जाए तो हम कहेंगे कि ये सममित है। तो L2 L1 बिलोंग्स टू R, R सममित है। ठीक है, इसके बाद संक्रामकता देखते हैं इसकी। संक्रामकता के लिए हमें कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी? 3 रेखाओं की आवश्यकता होगी। L1 L2 L3 3 रेखाएं ले ली हमने। L1 और L2 का एक क्रमित युग्म बनाया, L2 और L3 का एक क्रमित युग्म बनाया और कह दिया कि ये रिलेशन R में बिलोंग्स कर जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। अच्छा, अगर L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, एक चित्र के माध्यम से आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ, बात समझाता हूँ आपको। ये L1 है, ये L2 है, ये रेखा L2 है और ये रेखा L3 है। L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो अब L1 और L3 आपस में क्या लंब रेखाएं होंगी? नहीं होंगी। L1 और L3 आपस में समांतर होंगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट L1 तथा L2 समांतर रेखाएं होंगी, न कि लंबवत, समांतर रेखाएं हैं। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट L1, ये L3 ले लीजिए यहाँ, L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये R में बिलोंग्स तब करता अगर ये दोनों लंबवत रेखाएं हो जाती तो इम्प्लाइज दैट R संक्रामक नहीं है। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का, अगर आप इसको रफली कर सकते हैं तो रफली कीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर 1 मार्क्स में पूछा गया है तो आप डायरेक्टली याद रख लेंगे, जो लंब रेखाएं होती है ना वो केवल सममित होती हैं, न स्वतुल्य होती हैं और न ही संक्रामक होती हैं। लेकिन जो समांतर रेखाएं होती हैं वो स्वतुल्य भी होती हैं, सममित भी होती हैं और संक्रामक भी होती हैं। अर्थात समांतर रेखाओं का जो संबंध है वो तुल्यता संबंध होता है, लेकिन लंब रेखाओं का जो संबंध है वो तुल्यता संबंध कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये संक्रामक भी है, संक्रामक नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सममित है। इस बेस पर आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? सममित होगा किंतु फर्स्ट ऑप्शन है स्वतुल्य होगा किंतु सममित संक्रामक नहीं, ये तो गलत है। सेकंड है सममित होगा किंतु स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं, ये सही रहेगा। क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें मैपिंग दी है f सच दैट R to R और फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमें बताना है कि ये एक है कि या आच्छादी है अथवा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक का सिलेक्शन करना है। देखो पहले आपको मैं इसका एरो डायग्राम खींचकर बड़े आसानी से समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आप इसका पता लगा पाएंगे कि ये एक है कि आच्छादी है अथवा नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है तो माइनस के कुछ नंबर्स होंगे, इससे पहले भी कुछ नंबर्स होंगे -2 से, माइनस के कुछ नंबर्स होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 1.5 भी होगा,
1.8 भी होगा, 2.1 भी होगा, 2.3 भी होगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, इधर भी इसी तरह के नंबर्स हो सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 1.5, 1.8, 2, 2.1, 2.3, अप टू सो ऑन। ठीक है, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्या कहता है, इसमें अगर हम कोई डेसिमल वाला वैल्यू डालें, अर्थात इसमें अगर हम कोई अपूर्ण संख्या डालें तो वो हमें पूर्णांक देता है बदले में। और पूर्णांक कौन सा देता है, से कम वाला देता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि जो x से कम या उसके बराबर है। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें 1.5 डालूं, f1.5, तो बदले में 1.5 न मिलकर केवल 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमें पूर्णांक लेने हैं। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ये हमें पूर्णांक प्रोवाइड कराता है। और कौन से वाले कराता है, इससे कम वाला पूर्णांक। यानी इससे पहले पूर्णांक क्या रहा था, 1.5 से पहले पूर्णांक क्या था, 1 था, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 किसके साथ कनेक्ट होगा, 1 के साथ। 1.8 भी किसके साथ कनेक्ट होगा, ये हमें पूर्णांक देगा। 1.8 इससे पहले वाला जो बन रहा था, इससे पहले तो 1 बना था ना, तो यहाँ 1। फिर ये 2 किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 के साथ। 2.1 भी 2 के साथ, 2.3 भी 2 के साथ। अब आप देख लो, क्या ये एक एकी है, जी नहीं। आच्छादक है, जी नहीं, क्योंकि अगर ये आच्छादक होता तो यहाँ ये जो पॉइंट्स वाले वैल्यू छूट गए हैं, ये ना छूटते। यहाँ पर अगर हम देखें, इसका जो डोमेन है, कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है अर्थात सह प्रांत है, वो तो सभी रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसका जो रेंज होगा अर्थात इसका जो परिसर होगा वो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि r और n ये दोनों ये नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो जाएंगे, इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले भी है, माइनस वाले नेचुरल नंबर में नहीं आते, तो यहाँ इंटीजर्स हो जाएंगे, i हो जाएगा। और हम जानते हैं r और i इक्वल नहीं होते। ठीक है, इक्वल न होने के कारण हम कहेंगे कि ये आच्छादक भी नहीं है। तो ये एकाकी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। और ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में लिखा नज़र आ रहा है, न तो एकाकी और न ही आच्छादक। इसका जो पार्ट 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कहा है यदि f सच दैट x टू y एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर होगा। बात समझिए, बात समझिए, बात क्या कही गई है। f सच दैट x टू y दिया गया है। ठीक है, ये आच्छादक कब होगा, जब निम्न में से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। देखो, कोई भी फलन आच्छादक तब होता है जब उसका जो रेंज है अर्थात उसका जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर हो जाए, वो सह प्रांत के बराबर हो जाए। तो सह प्रांत इसका क्या है, सह प्रांत इधर वाला जो सेट है वो होता है, तो सह प्रांत इसका y है। और ऐसा हमें किस ऑप्शन में लिखा नजर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें एक रिलेशन R दिया है, ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6। क्वेश्चन 7 है, रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू b माइनस 2 और b ग्रेटर देन है 6 से, ये दिया हुआ है। ओके, तो हमें निम्न में से जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा उसका पता लगाना है। तो देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है इस रिलेशन R की। इसको आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करो तो देखो क्या बनेगा, b को 6 से बड़ा लेना है, b को 6 से बड़ा लेना है तो यहाँ पर आप 7 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने 7 लिया तो a का मान 5 आएगा कि नहीं। ठीक है, फिर अगर यहाँ हमने 8 लिया तो a का मान 8 माइनस 2 यानी 6 आएगा। फिर अगर हमने यहाँ पर 9 लिया तो a का मान कितना आएगा, 7 आएगा। हमें इसे और आगे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन थर्ड में ये 6 8 रखा हुआ है और ये हमें यहाँ रोस्टर फॉर्म में भी मिल रहा है। तो 6 8 बिलोंग्स टू R, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें दो सेट दिए गए हैं, x इक्वल्स टू ए बी सी दिया हुआ है और y इक्वल्स टू 1 2 दिया हुआ है। हमें पूछा है x से y तक फलनों की संख्या। देखो हम किस से चले और किस में आए। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि हम किस में आए हैं। हम आए हैं y में, तो y में एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। और किस में से आए हैं, x में। x में कितने एलिमेंट हैं, 3। तो यहाँ पर 2 की घात 3 जो होगा वो अभिष्ट फलनों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ 8 है फलनों की संख्या x से y में, और 8 हमें ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 1, और यहाँ जो a का वैल्यू है, b का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 है। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बदल लेना है। रोस्टर फॉर्म में बदलकर हम आसानी से अपने आंसर का पता लगा देंगे। r इक्वल्स टू, देखो b का वैल्यू 4 से ग्रेटर लेना है, तो b का वैल्यू 5 ले लेते हैं, दूसरे क्रमिक युग्म में 6 ले लेंगे, तीसरे में 7 ले लेंगे, चौथे में 8 ले लेंगे। ठीक है, अगर b का वैल्यू हमने 5 लिया है तो a का 4 आएगा, क्योंकि a का वैल्यू b में से 1 घटाकर मिल रहा है। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, अब ये आगे भी बनेगा, वैसे तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं अगर हम उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें ऑप्शन बी में ये वाला एलिमेंट दिख जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 4 5, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दिया गया है ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध ये पूछा गया है कि स्वतुल्य तथा सम्मित नहीं किंतु संक्रामक नहीं, अर्थात इसके स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामकता की जांच करनी है। तो चलिए पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, देखो a का वैल्यू 1 ले लीजिए तो b का वैल्यू 2 आ जाएगा, 1 2। अगर a का वैल्यू 2 ले रहे हो तो b का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर a का वैल्यू 3 ले रहे हो तो b का वैल्यू 4 आ जाएगा। a का वैल्यू 4 ले रहे हो तो b का वैल्यू 5 आ जाएगा। a का वैल्यू 5 ले रहे हो तो b का वैल्यू 6 आ जाएगा, और 6 से अधिक की संख्या इसमें नहीं है, इसलिए ये रोस्टर फॉर्म यहीं पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 1 3 2 नहीं है, 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं है। और अगर हम देखें 1 2 2 3, बीच में से अगर 2 हटा दिया जाए तो 1 3 बनेगा, क्या 1 3 कहीं नजर आ रहा है, नहीं है। तो ये न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक, और ऐसा हमें किस ऑप्शन में लिखा दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और न ही संक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक मैपिंग दी गई है, f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। क्वेश्चन 10 है, ओके, क्वेश्चन 10। अब हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल्स टू x² प्लस 5,
और हमें ये पता लगाना है कि एकाकी आच्छादी है अथवा नहीं है। ठीक है, फिर हम ऑप्शन सिलेक्शन करेंगे जो भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो देखो, अगर मैं इसका डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं, ये डायग्राम मैंने बनाया R2 R के लिए। इस डायग्राम को कहते हैं प्यारे बच्चों एरो डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर कुछ माइनस के नंबर शो कर दीजिए, कुछ प्लस के नंबर्स शो कर दीजिए, 0 1 2 3 4। यहाँ कुछ नंबरों की संख्या जो है वो अधिक रख लीजिए, जैसे -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, अगर इसमें कोई भी वैल्यू डाला जाए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर स्क्वायर होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, अर्थात इधर से उधर को जब तीर के चिन्ह जाएंगे तो कोई भी तीर का चिन्ह माइनस वाली संख्याओं पर नहीं लगेगा जाकर, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है। और अगर उदाहरण के लिए आप देखना चाहो तो ऐसे देखो, अगर यहाँ पर -1 डाल रहे हो तो भी 6 मिल रहा है प्लस का, और अगर यहाँ +1 डाल रहे हो तो भी 6 मिल रहा है। अगर यहाँ -2 डाल रहे हो तो 9 मिल रहा है, और +2 डालने पर भी 9 मिल रहा है। अब ध्यान से समझो, अलग अलग अवयव हैं -2 और 2 डोमेन के, लेकिन कोडोमेन में इनकी सेम इमेज है 9, जो कि बताता है कि ये बहु एकाकी है, एकाकी नहीं है। तो ये एकाकी नहीं है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस वाले सारे नंबर्स छूट जाएंगे जिन पर कोई तीर का चिन्ह नहीं लगेगा। तो ये न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। और ऐसा हमें किस में नज़र आ रहा है? फर्स्ट में तो एकाकी और आच्छादक लिखा हुआ है, जो सेकंड है उसमें बहु एक और आच्छादक लिखा गया है, ये भी नहीं है। थर्ड में एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, ये भी नहीं है। फोर्थ में दिया गया है न तो एकाकी और न ही आच्छादक, तो फोर्थ इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक तो ये क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि संबंध RAB बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z A-B 2 से विभाजित हो, एक तुल्यता संबंध है। और एक इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर AB संख्या 5 A-B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में फर्क केवल संख्या का किया गया है। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसमें 2 से विभाज्यता दर्शाई गई है और इसमें 5 से विभाज्यता दर्शाई गई है। तो संख्या चेंज कर दी जाए, लेकिन इसका जो मेथड है, जो करने का तरीका है, वो सेम रहने वाला है। इसलिए मैं इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक को बता रहा हूं, जिसको छोड़ूंगा वो आप स्वयं करके देखेंगे। बड़े आसान प्रश्न हैं और 5 अंक में पूछे जाते हैं ये दोनों ही प्रश्न। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कैसे इनका सोल्यूशन होगा। बड़ा आसान सोल्यूशन है। मैं इसमें से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें एक रिलेशन दिया गया है जिसमें AB जैसे एलिमेंट हैं, सच दैट A-B 5 से विभाजित है, या फिर ऐसा कहें जैसा इन्होंने कहा गया है 5, A-B को विभाजित करता है। तो हमें इसे तुल्यता संबंध दिखाना है। ठीक है, हमें इसे तुल्यता संबंध दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्यता सिद्ध करेंगे। स्वतुल्यता के लिए हमें एक एलिमेंट की आवश्यकता होती है, और यहाँ जो हमें समुच्चय दिया गया है वो Z दिया गया है। समुच्चय दिया गया है Z। स्वतुल्यता के लिए एक एलिमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने ले लिया है A बिलोंग्स टू Z। अब अगर मैं A को A में से ही घटाऊं, इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A को A में से ही घटाऊं तो कितना मिलेगा? 0। और 0 किसी भी पूर्णांक वैल्यू से विभाजित होता है, प्रत्येक संख्या से 0 विभाजित होता है। तो 0 5 से विभाजित है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि A का A के ही साथ रिलेशन है।
अर्थात a कोमा a जैसे क्रमिक युग्म रिलेशन R में बिलोंग्स कर जाएंगे और R स्वतुल्य कहलाएगा। तो R यहाँ पर स्वतुल्य है। अब इसकी सममितता को चेक करेंगे। सममितता, सिमेट्रिविटी। हम जानते हैं कि सममितता के लिए हमें कम से कम 2 अवयवों की आवश्यकता होती है तथा हम इन दोनों का जो क्रमित युग्म है वो रिलेशन R में बिलोंग्स किया हुआ मानकर चलते हैं और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि a माइनस बी 5 से विभाजित है, या फिर ऐसा लिखेंगे 5 a माइनस बी को विभाजित करता है। दोनों में से कुछ भी लिख दो, बात समान है। विभाजित 5 से विभाजित है, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ये b माइनस ए बन जाएगा, तब b तो ये 5 से विभाजित रहेगा। कैसे रहेगा चिंता मत कीजिए, अभी समझाता हूँ आपको कैसे। देखो a और b की जगह आप संख्याएं ले लीजिए। मान लीजिए a का वैल्यू 10 था और b का वैल्यू 5 था, तो 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 आया ना, 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इनका क्रम बदल दूं, 5 को पहले 10 को बाद में रख दूं तो -5 आएगा। अब माइनस का हो या प्लस का, 5 तो है ना, और माइनस की और प्लस की दोनों संख्याएं अगर यहाँ 5 की गुणज है तो वो 5 से विभाजित होंगी, तो ये भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ से माइनस का चिन्ह हटा दूं तो b माइनस ए होगा, तब भी तो ये 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित है। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि b कोमा ए जैसे क्रमित युग्म इस रिलेशन R में बिलोंग्स कर जाएंगे। अब ये सीधा और उल्टा दोनों तरीकों से प्रूव हो गया है, तो कह सकते हैं कि R सममित है। R सममित है। अब बारी आती है संक्रामकता की, तो संक्रामकता दिखाएंगे। देखिए कैसे। संक्रामकता के लिए हमें कम से कम 3 अवयवों की आवश्यकता होती है। तो वो 3 अवयव कौन से लेने हैं, वो A, B और C ले लेते हैं। ये Z के अवयव हैं, ठीक है, पूर्णांक है ये। और इनके 2 के क्रमित युग्म, A का B के साथ और B का C के साथ, इन दोनों को हम कह देते हैं कि ये रिलेशन R में पहले से ही बिलोंग्स करते हैं। अगर बिलोंग्स करते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A माइनस बी 5 से विभाजित है, b माइनस सी भी 5 से विभाजित है, देखो इस बात का मतलब क्या हो सकता है। अगर हम गणित में देखें तो इसको हम कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 5k होगा, जहाँ k कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, 5k, ठीक है। और यहाँ b माइनस सी को भी हम 5 म्यू लिख सकते हैं, म्यू भी कोई इंटीजर है। ये बताता है कि ये a माइनस बी 5 का गुणज है, b माइनस बी भी 5 का गुणज है। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर b से b कट जाएगा, a माइनस सी इक्वल्स टू 5k प्लस 5 म्यू आएगा। या फिर हम इसको a माइनस सी इक्वल्स टू 5 कॉमन लेकर k प्लस म्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और k प्लस म्यू भी एक इंटीजर होगा, तो इसका मतलब a माइनस सी भी 5 का गुणज हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि a माइनस सी 5 से विभाजित है। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि a कोमा सी जैसे क्रमित युग्म भी रिलेशन R में बिलोंग्स कर जाएंगे। अब ए बी बी सी था, बीच में से b का रोल समाप्त हुआ, a और c का क्रमित युग्म भी रिलेशन R में बिलोंग्स कर गया, इम्प्लाइज दैट R संक्रामक हो गया। अब चूंकि ये जो R है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है तथा संक्रामक भी है, अतः ये जो R है वो एक तुल्यता संबंध बन जाएगा। तुल्यता संबंध है, ठीक है। समझ आया है? समझ आया है तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जल्दी कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f सच दैट x टू y एक फलन है। x में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है, r इक्वल्स टू ए बी सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। जाँच कीजिए कि क्या r एक तुल्यता संबंध है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो रिलेशन दिया है वो इस प्रकार से दिया है, ए बी जैसे एलिमेंट है उसमें, सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। ठीक है, तो हमें इसको तुल्यता संबंध जांच करना है कि क्या ये तुल्यता है या नहीं है। तो सबसे पहले स्वतुल्यता की जांच कर लेते हैं। अगर ये स्वतुल्य सममित संक्रामक हुआ तो हम इसको तुल्यता संबंध कह सकते हैं। इसके लिए हमने एक एलिमेंट ए लिया और ए का ए के साथ ही क्रमिक युग्म इस रिलेशन आर में बिलोंग्स करा दिया। ये तभी सत्य होना चाहिए जब ये डेफिनेशन इसमें फुलफिल हो जाए। दैट मीन्स पहले अवयव और दूसरे अवयव की जो इमेज है वो इक्वल हो जाए, और एफ ए इक्वल्स टू एफ ए होता ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट आर स्वतुल्य है। ये स्वतुल्य हो गया तो हम अब इसकी सममितता को देखते हैं। सममितता, इसके लिए दो एलिमेंट की आवश्यकता होती है। हमने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए हैं और इनका एक क्रमिक युग्म इस रिलेशन आर में बिलोंग्स करा दिया है। अगर ये रिलेशन आर में बिलोंग्स करता है तो डेफिनेशन लगाइए यहाँ से, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, अब चाहे इसको आप एफ ए इक्वल्स टू एफ बी लिखे अथवा एफ बी इक्वल्स टू एफ ए लिखें, बात तो सेम है ना। जब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी था तो ए बी बिलोंग्स टू आर था। अब एफ बी इक्वल्स टू एफ ए हो गया तो इसको हम बी ए बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। अब ये उल्टा सीधा दोनों तरीकों से प्रूव हो गया है तो हम इसको कह देंगे कि आर यहाँ पर सममित है। अब बारी आती है संक्रामकता की। संक्रामकता के लिए हमें तीन एलिमेंट ए बी और सी चाहिए होते हैं, जो किसके होते हैं, दिए गए सेट के होते हैं। अब हम ए और बी का क्रमिक युग्म तथा बी और सी के क्रमिक युग्म को पहले से ही मान लेते हैं कि ये दिए गए रिलेशन में बिलोंग्स करते हैं। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होगा संबंध की परिभाषा के अनुसार, तथा एफ बी इक्वल्स टू एफ सी होगा। अब अगर एफ ए एफ बी के बराबर है और एफ बी एफ सी के बराबर है तो ए बी तो सी के बराबर होगा ना, इम्प्लाइज दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ सी होगा। और अगर ऐसा हो जाए तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में, इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक भी होगा। अब चूंकि रिलेशन आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है तथा संक्रामक भी है, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन, हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, केवल एक बार नहीं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में तुल्यता संबंध होगा। ये प्रश्न 2024 में भी पूछा गया है, 2023 और 2022, 3 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन बड़ा आसान है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसका जो सॉल्यूशन है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कराया था, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो एंड स्क्रीन पर और आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से पहला वीडियो लेक्चर देखिए जाकर। उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको सीखने हैं, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फलन f सच दैट q टू q
एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 4 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Q से परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि f एक एकेकी आच्छादक फलन है जहाँ Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, देखिए यहाँ एक बात ध्यान देने की है इस क्वेश्चन में हमें मैपिंग दी गई है f सच दैट Q टू Q, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर पर, परिमेय संख्याओं से परिमेय संख्याओं पर, और फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 4 और हमें ये कहा गया है कि सिद्ध करो ये एकेकी आच्छादी है। अर्थात जब हमें सिद्ध करना हो कि कोई फलन एकेकी आच्छादी है तो हम उसको सिद्ध करने के लिए उदाहरणों का सहारा कम मैथमेटिकल डेफिनेशन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ हम मैथमेटिकल डेफिनेशंस लगाएंगे एकेकी और आच्छादक की। तो एकेकी देखने के लिए देखो क्या करना होगा। एकेकी के लिए हमें दो अवयव चाहिए x1 और x2। ये किसके हैं? डोमेन Q के हैं, डोमेन Q के। ठीक है, अब हम इनकी इमेज इक्वल लेकर चलेंगे, यानी fx1 इक्वल्स टू fx2। अगर हम ये दिखाने में सक्षम रहे कि x1 भी x2 के इक्वल है तो हम इसको एकेकी कह देंगे। ठीक है, और चूंकि ये एकेकी सिद्ध करना है इसलिए यहाँ x1 और x2 इक्वल आएगा ही आएगा। fx1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3x1 माइनस 4, fx2 इक्वल्स हो जाएगा 3x2 माइनस 4। देखो दोनों ओर से -4 को कैंसिल कीजिए, 3x1 इक्वल्स टू 3x2 बचेगा, 3 को कैंसिल कीजिए तो x1 इक्वल्स टू x2 बचेगा। ठीक है, तो हम इमेज इक्वल लेकर चले थे x1 x2 की और ये एलिमेंट भी इक्वल आ गए हैं, इम्प्लाइज दैट f एकेकी है। ठीक है, आच्छादक के लिए क्या करना होता है? आच्छादक के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो कोडोमेन है वो क्यों है, क्यों मतलब रेशनल नंबर्स, और इसका जो परिसर आएगा अर्थात इसका जो रेंज आएगा वो भी क्यों ही आएगा। अर्थात यहाँ x के स्थान पर आप कोई भी परिमेय संख्या डालोगे बदले में आपको परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा लिखेंगे, चूंकि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Q एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू Q, या फिर हम कहेंगे एक परिमेय संख्या ही देगा। ओके, अगर परिमेय संख्या देगा तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर होगा, इसलिए यह आच्छादक होगा। अतः यह सिद्ध होता है कि यह एकेकी भी है और आच्छादक भी। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें गिवन है f1 इक्वल्स टू f2 और भैया हमें इसमें fx गिवन है x माइनस 1 और x ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि यह आच्छादक तो है परंतु एकेकी नहीं है। ठीक है, देखिए एरो डायग्राम खींच दीजिए। एरो डायग्राम आपकी हेल्प कर देगा इसको समझने में कि ये एकेकी और आच्छादक है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। देखिए 1
और 2, यहाँ हमें 1 और 2 दोनों 1 दिए गए हैं, तो F1 भी 1 है, F2 भी 1 है। अब अगर हम देखें यहाँ, अगर हम 2 से बड़ा कोई भी नंबर डालते हैं तो वो एक घटकर हमें आंसर देगा, ठीक है, उसी संख्या में से एक घटेगा। जैसे अगर यहाँ 3 डालूँ तो 2 आएगा, 4 डालूँ तो 3 आएगा, 5 डालूँ तो 4, 6 डालूँ तो 5, 7 डालूँ तो 6 और 8 डालूँ तो 7 आएगा। तो अगर हम देखें ये एकेकी है या नहीं है, तो यहाँ पर जो 2 एलिमेंट 1 और 2 हैं, इनकी कोडोमेन में एक ही इमेज बन गई। और ऐसा नहीं होता है कब, जब यह एकेकी हो। तो यह एकेकी नहीं है, यह एक बहु एकेकी फलन हो गया। आच्छादक है कि नहीं है? आच्छादक बिल्कुल है, क्योंकि हर एक एलिमेंट पर तीर का चिन्ह आकर लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसका कोडोमेन है वो इसकी रेंज के इक्वल होगा। अब लिखेंगे कैसे? देखो लिखेंगे ऐसे, सबसे पहले एकेकी के लिए हम कहेंगे F1 बराबर F2 है, परंतु 1 2 के बराबर नहीं होता है, इम्प्लाइज दैट F एकेकी नहीं है। आच्छादक कैसे लिखेंगे? देखिए आच्छादक के लिए हम कहेंगे कि जो इसका सह प्रांत है वो हमें n दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसकी परिसर को देख रहे हैं, परिसर उन अवयवों का समुच्चय होता है जिन पर तीर के चिन्ह आकर लगते हैं, तो वो भी तो समस्त n है इसमें। तो चूंकि सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो दिया गया फलन f है वो आच्छादक भी है। तो एकेकी नहीं है लेकिन आच्छादक है, अतः यह सिद्ध होता है कि f एकेकी है, परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2023 के सभी 7 सेट्स में आपको पूछे गए थे चैप्टर 1 से रिलेटेड। इसी तरह से चैप्टर 1 से रिलेटेड 2022 वाले क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और उसके बाद चैप्टर 2, 3, 4 इसी तरह से जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते तब तक आपकी प्रिपरेशन जारी रहेगी। तो मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जाते जाते यही कहूँगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको क्लास 12th के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ उसके थ्रू जाकर जुड़ सकते हैं। और आपका कोई भी क्यूरी, कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।